गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर सुगम बनाना मतलब क्या होता है? सीबम। नहीं, सुगम पढ़ के बताऊं, ऐसा लिखा है इजी। प्रकाश। इजी सरल बनाना, बनाना। सरल बनाना, इजी बनाना। सर इलेक्ट्रॉन क्यों बोलो बोलो। इसमें लिखा है कि ना प्लास्टोक्यूनॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से मतलब ट्रांसफर के लिए कहाँ से सुगम बनाता है असल। मतलब इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, ऐसा पूछ रहा है। ऐसा पूछ रहा है तो मतलब PS2 से साइटोक्रोम B6 आएगा आंसर। ठीक है, ठीक है। PS1 से भी आ सकता है, पैराडॉक्सिन से। सर प्लास्टोक्यूनॉन से पूछा है, स्पेशली लिखा है प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्यूनॉन कहाँ से सुगम बनाता है। तो PS फर्स्ट से NADP प्लस दिया है, और PS फर्स्ट से ATP सिंथेटिक, और PS सेकंड से साइटोक्रोम B6F दिया है। थर्ड ही सही है। थर्ड ही सही है सर हाँ बच्चे। सर इस बार टेस्ट में पूरा आएगा क्या? हाँ, अब इस बार टेस्ट में पूरा आ जाएगा। नहीं सर नहीं, सिर्फ रुको रुको रुको, पूरा नर्वस सिस्टम। आज कौन सा दिन है? आज थर्सडे ना, फ्राइडे सैटरडे। कब है तुम्हारा? नेक्स्ट वीक में होगा ना तुम्हारा, तो इस संडे को, नेक्स्ट क्या संडे। सर अगले संडे? संडे टेस्ट तो नहीं है ना? हाँ, पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है तुम्हारा सिलेबस जो है बायो का, वो 3-4 तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो न्यूरल वाला थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये 2 या 3 लेक्चर लेगा। एंडोक्राइन छोटा है, 2 लेक्चर में। न्यूरल 3 ले लेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें सेंसरी ऑर्गन भी है ना। तो 3 लेक्चर ले लेगा, 2 एंडोक्राइन लेगा, और उसके बाद बायोमोलिक्यूल 2 लेक्चर लेगा। नेक्स्ट वीक थर्सडे तक तुम्हारा हो जाना चाहिए। चलो स्टार्ट करें, आगे बढ़े। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? चैप्टर हाँ, स्टार्ट लोकोमोशन। करना था। ठीक है, तो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलो समझते हैं। देखो, तो सबसे पहले न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं।
कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन है, इवन ऑर्गन सिस्टम्स हैं, और ये जो डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये मिलकर के काम कर रहे हैं बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में। कैसे? सिंपल से एग्जांपल ले लो कि यदि तुम एक्सरसाइज करते हो, सपोज तुमने क्या किया, एक्सरसाइज किया, या तुम भाग करके दौड़ करके किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे गए। जब तुम दौड़ करके वहां पर गए तो क्या होगा, तो तुम्हारे मसल्स के अंदर सडनली डिमांड बढ़ गई, किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। तो उस टाइम पे एक सिस्टम के ऊपर तुमने लोड डाला। तुमने क्या है, एक सिस्टम के ऊपर लोड डाला, तुमने एक्सरसाइज ज्यादा कर लिया, मस्कुलर सिस्टम जो है तुम्हारा वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो गया, उस टाइम पे एक्टिव हो गया। लेकिन उसको जो रिक्वायरमेंट है, अब उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसको लेकर के भी तो आना है, ब्लड को लेकर के आना है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हेल्प करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हम क्या देख रहे हैं, बाकी उसके बहुत सारे सिस्टम जो है वो उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसके साथ मिलके काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये जो कंट्रोल है, ये जो कोऑर्डिनेशन है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर नहीं बल्कि हम दो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एक इस चैप्टर में और एक नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सपोज हम एक और एग्जांपल ले लें जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कि हमने देखा कि किडनी के अंदर क्या हुआ, जीएफआर कम हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ। जीएफआर कम हुआ तो तुमने क्या देखा, तुमने देखा इस जीएफआर को नॉर्मल करने के लिए कौन इसकी हेल्प करने लगा? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का भी कौन सा पार्ट? एड्रिनल ग्लैंड, याद है? करने लगा था क्या? यस सर। कैसे? इसने एल्डोस्टेरोन बनाना स्टार्ट कर दिया था, ये सिस्टम हेल्प करने लगा। ठीक है, साथ में नर्वस सिस्टम, तो इस जीएफआर कम होने की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचा रहे। ठीक है, और कौन सा सिस्टम इसको हेल्प कर रहा था? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसकी हेल्प कर रहा था। क्या क्या किया था उसने? उसने वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन किया था, वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो तुम क्या देख रहे हो कि एक ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट आया, उसका कंट्रोल जो है, या उस कंडीशन में बहुत सारे ऑर्गन जो है वो मिलके काम करने लगे। तो ये मिलके जब काम करने लग जाते हैं एक से ज्यादा सिस्टम, तो उनका कंट्रोल जो है वो किस तरीके से हो? एक तो इन ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन के बीच में कनेक्शन या कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प कर रहा है दो सिस्टम, यानी सिस्टम दैट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। दो है, कौन कौन सा? एक तो है नर्वस सिस्टम, जो इसको कंट्रोल कर रहा है, और इस कंट्रोल को या इस सिस्टम को हम न्यूरल सिस्टम भी बोल सकते हैं, न्यूरल सिस्टम है। तो एक तो ये इसकी हेल्प कर रहा है, और दूसरा जो है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने में और कौन हेल्प करता है? एंडोक्राइन सिस्टम करता है क्या? बोलो, एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प करेगा कि नहीं? यस सर। यस। तो यहाँ पर न्यूरॉन्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन हो सकता है, या फिर एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, हार्मोन के थ्रू कोऑर्डिनेशन हो सकता है। बट हम देखते हैं कि न्यूरल सिस्टम की जब हम पर्टिकुलरली बात करें, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम जो है, वो उसकी क्या खास बात है, वो किस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम से अलग है? बिकॉज neural system provides an organized network with point to point coordination, point to point कनेक्शन बोलना ज्यादा ठीक रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन
for quick coordination. तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और वो कोऑर्डिनेशन जो बहुत क्विक है। इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी, और कैसा है, बहुत ही क्विक है। क्विक कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रोवाइड करता है न्यूरल सिस्टम। यदि हम एंडोक्राइन को देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन वो भी प्रोवाइड करेगा, बट वो रिलेटिवली स्लो होगा, उसका रेस्पॉन्स जो है वो स्लो होता है। ठीक है, तो ये एक खास बात हो गई किसकी, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जो फंक्शन चल रहा है उनको मैनेज करने में एक दूसरे ऑर्गन के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो एस्टेब्लिश करता है, कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश करता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अब देखो नेक्स्ट न्यूरल सिस्टम के बारे में, क्या होता है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम जो है इट इज अ सिस्टम मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, सिस्टम made up of neurons that helps in control and coordination between different organs और डिफरेंट बॉडी पार्ट। तो न्यूरल सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर क्या कर रहा है, एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है, किसकी हेल्प से, न्यूरॉन की हेल्प से। और ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन हम कहां से देखना स्टार्ट करते हैं, इट कैन बी वेरी सिंपल टू वेरी कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी वेरी सिंपल made up of many non-polar cells। जो नॉन पोलर न्यूरॉन है उनका बना हुआ हो सकता है। ठीक है, किसके अंदर, बताओ किसके अंदर नॉन पोलर न्यूरॉन का बना होता है, बोलो ना, क्या पढ़ा है, हेड्रा के अंदर। तो हेड्रा के अंदर बहुत ही सिंपल हो सकता है, और वेरी कॉम्प्लेक्स इन हायर ऑर्गेनिज्म और हायर एनिमल्स लाइक ह्यूमन। तो न्यूरल सिस्टम जो है वो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जितना इवॉल्व हुआ उसके अंदर हमने देखा ग्रेजुअली क्या हुआ, न्यूरल सिस्टम जो है वो उतना ही ज्यादा क्या होता गया, कॉम्प्लेक्स होता गया। ठीक है, हाइड्रा के अंदर नॉन पोलर न्यूरॉन का बना हुआ है। इंसेक्ट्स की बात करें तो वहां पर क्या है, वहां पर गैंग्लियन जो है वो उसका ब्रेन बना दे रहे हैं, और जो है वो और बहुत सारे क्या है उसके अंदर वेंट्रल साइड पे जो है नर्व कॉर्ड वगैरह प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस टाइप का होता है हमारे अंदर, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, बहुत सारे नर्व्स हैं, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम जो है वो क्या हो गया, नर्व का वो सिस्टम जो इंटीग्रेशन दे रहा है। अब यदि हम पर्टिकुलरली ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करें, हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम, तो हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसको हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना हुआ है, बताओ तो। हमारा नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम जो है वो किससे बना हुआ है, सीएनएस और पेरिफेरल देखो ब्रेन, हाँ यदि हम ग्रॉसली देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन्स, ये तीन चीजें हमें दिख रही हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व फाइबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इन्हें डिवाइड करें कि कौन कौन से पार्ट है, तो वो पार्ट जो मतलब एक तरीके से सेंटर है, हेड है नर्वस सिस्टम का, वो कौन है, वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसे हम क्या बोल देते हैं, उस पार्ट को, नर्वस सिस्टम के उस पार्ट को हम बोल देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी दो मेन पार्ट हो गए, कौन कौन से, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम
शॉर्ट में तुम्हें क्या मिलेगा लिखा हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में CNS, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं PNS। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इंक्लूड करता है किसको, इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, यदि हम बात करें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आएगा, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगे इनसे जो फाइबर्स निकल रहे हैं, यानी ये तो क्या ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इससे जो फाइबर निकल रहे हैं, नर्व फाइबर जो निकल रहे हैं, तो वो आ जाएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। इसको क्या बोल देंगे, इट इंक्लूड्स क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स और नर्व फाइबर्स। और यहाँ पर जो ये नर्व फाइबर है इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी, एक जो इंफॉर्मेशन को लेकर के हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही हो, और दूसरा जो उसके रेस्पॉन्स में जो एक्टिविटी होनी है, मोटर एक्टिविटी होनी है, उसकी इंफॉर्मेशन को लेके जा रहे हो। यानी एक तो ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है और एक ब्रेन से बाहर इंफॉर्मेशन निकल रही है। दो टाइप के फाइबर हो सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन को लेकर के हमारे ब्रेन तक जा रहा होगा उसे क्या बोलोगे, एफरेंट। यस, एफरेंट नर्व फाइबर। और दूसरा जो हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन तक, इफेक्टर ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन को लेकर के जाएगी, उसे क्या बोल दोगे, इफरेंट नर्व फाइबर। तो ये दो टाइप के फाइबर हैं जो आते हैं किसके अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और ये फाइबर कहां से निकल रही है, या तो ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से। उसके अकॉर्डिंग हमने इन्हें क्रेनियल या स्पाइनल नर्व बोल दिया है। ठीक है, इसको हम और भी यदि बांटना चाहें तो सेंसरी मोटर में भी बांट सकते हैं, कि सेंसरी नर्व है, मोटर है, कुछ मिक्स भी होते हैं, वो सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नर्व फाइबर्स होते हैं। अब यदि हम पेरिफेरल सिस्टम को आगे और डिवाइड करें तो कुछ पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो हमारी बॉडी की मसल्स जो है उनको कंट्रोल कर रहा है, वहां पे सप्लाई कर रहा है। और कुछ पार्ट जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो क्या कर रहा है, वो जो ऑर्गन्स हैं, जो वॉलेंट्री ऑर्गन्स वगैरह हैं, ऑटोनोमिक और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स वगैरह या ऑटोनोमिक ऑर्गन्स हैं, उनको कंट्रोल कर रहा है। उस बेसिस पे ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसको हम डिवाइड कर रहे हैं, PNS को, ध्यान रखना। किस किस में, एक हम बोल सकते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो किसको सप्लाई कर रहा है, वो बॉडी की मसल्स वगैरह जो हैं, सोमेटिक पार्ट जो है उनको सप्लाई कर रहा है। और दूसरा दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज जो चल रही है बॉडी के अंदर, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जो चल रही है उनको सप्लाई करता है। यानी हमारे लंग्स के अंदर जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, हमारा जो GIT है, हमारा जो हार्ट है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो उनको रेगुलेट करता है, जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। और इसको रेगुलेट करने के लिए जो सिस्टम बनता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, इसको हम दो पार्ट में और भी डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हो सकता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा हो सकता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कई बार शॉर्ट में ANS लिखा हुआ मिल जाएगा तुम्हें, SNS सिंपैथेटिक सोमेटिक के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होते हैं वो मिल करके हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज चल रही है उन एक्टिविटीज को रेगुलेट कर लेते हैं। क्लियर हो गई इतनी बातें सबको। तो अब इसके बाद में देखो, या मैं
चलो एक बार पहले इसमें बताओ कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल कर रहा है? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, skeleton, यस बिल्कुल सही। वॉल्यूंट्री, वॉल्यूंट्री मसल्स जो हैं उनको कंट्रोल, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है? involuntary organs Involuntary or smooth muscle. मसल्स एंड ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स, सिर्फ मसल ही नहीं ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये, और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्रेनियल पार्ट और सेक्रल पार्ट से जो गैंग्लियन बनते हैं और उससे आगे जाकर के जो नर्व्स वगैरह निकल रहे हैं वो पूरा का पूरा होता है सिंपैथेटिक वाला, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो भी बोल देते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो थोरेसिक और लंबर वाले रीजन से होता है, थोरेको लंबर आउटफ्लो बोलते हैं। ये सब हम डिटेल में देखेंगे, अभी बस मैंने तुमको जस्ट एक इंट्रोडक्शन बताया कि नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, या ह्यूमन के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसमें सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। पेरिफेरल को हम सोमेटिक और ऑटोनॉमिक में बांट सकते हैं, ऑटोनॉमिक को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बांट देते हैं। इसके अलावा यदि कोई बोले कि विसरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो विसरल नर्वस सिस्टम वही इनवॉलेंटरी जो बॉडी के ऑर्गन से उनको कंट्रोल करने वाला सिस्टम होगा। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? अब इसके बाद देखो नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, अब नर्वस टिश्यू के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया था जब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? टिश्यू वाला ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो कुछ पॉइंट्स वहां के वापस से यहाँ पर रिपीट होंगे, मैं क्विकली बता दूंगा तुम्हें कि नर्वस टिश्यू जो है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? एक्टोडर्म से होता है। एंड स्पेशलाइज फॉर रिसीविंग स्टिमुलस, यानी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। क्या ये दोनों प्रॉपर्टी मसल में भी थी क्या? एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, यस हमने देखा था कि मसल में भी ये दोनों प्रॉपर्टी थी। क्या मसल में इनके अलावा और भी कोई प्रॉपर्टी होती है क्या? एक स्पेशल प्रॉपर्टी मसल में एक्साइटेबिलिटी कंडक्टिविटी के अलावा कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी वो संकुचन भी करता है, कॉन्ट्रैक्शन भी करता है। नर्वस के अंदर एक्साइटेबिलिटी होगी और कंडक्टिविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू का यूनिट क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज, क्या है बताओ? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। अब न्यूरॉन नॉर्मली हम बोल देते हैं एक न्यूरॉन के लिए, लेकिन यदि हम इसको जब पूरा नर्वस सिस्टम स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि ना कि सिर्फ न्यूरॉन ही नहीं है, नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन के अलावा भी कुछ और सेल्स होती हैं। क्या होते हैं वो? ब्रेन के अंदर मेनली नर्वस टिश्यू में क्या आता है? नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन आता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन न्यूरॉन के अलावा और भी कोई सेल आता है क्या? गैंग्लियन। न्यूरोग्लियल सेल आता है क्या? एक तो आता है न्यूरॉन और दूसरा आता है न्यूरोग्लियल सेल्स। और ब्रेन में जो ये न्यूरोग्लियल सेल्स है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। क्या तुम्हें उसके नाम पता है क्या? न्यूरोग्लियल सेल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है एस्ट्रोसाइट, एक होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट, और क्या होता है? और होता है, वेरी गुड, माइक्रोग्लियल सेल्स। क्या क्या काम होते हैं? जैसे एस्ट्रोसाइट है, ये क्या करता है? ये बनाता है ब्लड ब्रेन बैरियर, शॉर्ट में हम बी भी बोल देते हैं, फॉर्मेशन करता है। यदि हम देखें ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में तो ये क्या करता है? ये बनाता है, हाँ, और साथ में सिक्रीट्स
माइलिन शीथ। माइलिन शीथ वगैरह भी बनाने में हेल्प करता है। माइक्रोग्लियल सेल की बात करें तो ये क्या होते हैं? फेगोसाइटिक सेल्स। फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, यानी मैक्रोफेजेस हैं या फेगोसाइटिक सेल्स। ठीक है, ऐसा होता है। और न्यूरॉन, न्यूरॉन के बारे में तो डिटेल में अभी थोड़ा सा हम देखेंगे। न्यूरॉन जो है इसके अंदर, यदि इसके जो स्ट्रक्चर है इसको देखें हम ध्यान से, तो दो मेन पार्ट हैं। एक तो है इसका सेल बॉडी, सेल बॉडी जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम सोमा भी बोलते हैं या फिर साइटोन भी बोलते हैं या फिर पेरी कैरियन भी बोलते हैं। कितने सारे नाम है इसके। और दूसरा पार्ट जो होता है उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं न्यूराइट्स। क्या बोल देते हैं? न्यूराइट्स। प्रोजेक्शन जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूराइट्स। और न्यूराइट्स में क्या आ जाते हैं? दो टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं इनके पास। कौन कौन से? डेंड्रॉन्स या फिर डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। ठीक है, डेंड्राइट्स और एक्सॉन जो है वो आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसा होता है न्यूरॉन। तो नर्वस टिश्यू की यूनिट जो है वो क्या है? न्यूरॉन है। ब्रेन के अंदर हमें न्यूरोग्लियल सेल्स भी मिलता है, इसलिए हमने उसको उसके बारे में भी यहाँ पर देख लिया। और न्यूरॉन जो होता है उसके अंदर सेल बॉडी, न्यूराइट्स, ये सब पार्ट होते हैं। देखते हैं डिटेल में न्यूरॉन के बारे में, नर्व सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। एक न्यूरॉन तुम्हें दिख रहा है, इस न्यूरॉन के अंदर ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है इसका? ये है इसका सेल बॉडी। सेल बॉडी या फिर इसे हम साइटोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या दिख रहा है हमें? ये है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब इसके अलावा ये जो न्यूराइट्स वाला ये जो सेल बॉडी वाला पार्ट है, इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स जो हैं किसके बने हुए हैं? ये बने हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का। और ये साइटोन में भी है, और कुछ कुछ पार्ट जो है इसका वो किसके अंदर आ गया? डेंड्राइट्स के अंदर। जो प्रोजेक्शन है उसके अंदर भी। ये जो रेड कलर से डॉट्स बना रहा हूँ ये स्ट्रक्चर क्या है, कोई बता सकता है मुझे? नीसल्स ग्रेन्यूल्स। इनको बोलते हैं हम निसेल्स ग्रेन्यूल। इसके अंदर होते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम इसके अंदर देखें कि कुछ फिलामेंट, बहुत ही छोटे छोटे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ फिलामेंट्स जो है वो इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ इसके अंदर ही नहीं, एक्सोन में भी होता है, जो कंडक्टिविटी, कंडक्शन वगैरह में हेल्प करते हैं, इनके अंदर भी है। क्या है ये फिलामेंट? इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोफाइब्रल। वेरी गुड, न्यूरोफाइब्रल सही है। इसके अंदर हमें और क्या मिल रहा है? इसके अंदर हमें मिल रहा है न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक है, तो ऐसा। और अदर ऑर्गेनेल्स की यदि हम बात करें तो वो प्रेजेंट होंगे। साइटोन में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। शायद तुम्हें पता भी होगा कि सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है या सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। इनके अंदर डिवाइड करने की पावर होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। ठीक है ना, इनके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट होगा क्या? यस सर। माइटोकॉन्ड्रिया, यस बिल्कुल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं काफी। और ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया तो चाहिए। अब ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं इनको हमने क्या बोला? इनको बोला हमने न्यूराइट्स। न्यूराइट्स में वो वाला पार्ट जो सेल बॉडी के एकदम पास में है और जिसका नंबर बहुत सारा होता है। नंबर में काफी सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं हमेशा हो, बट हो सकते हैं। उन्हें हम बोलते हैं क्या? उन्हें बोलते हैं हम डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स जो है वो इम्पल्स का कंडक्शन जब करेंगे तो उस इम्पल्स की कंडक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? सेंट्रीपिटल की सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल कैसे?
कि सॉरी सॉरी, इम्पल्स सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल होगा, यहाँ से अंदर की तरफ ऐसे इम्पल्स आ रहा है ना, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स का कंडक्शन जो है डेंड्राइट के थ्रू होता है, वो सेल बॉडी की तरफ होता है, सेंट्रीपिटल होता है। डेंड्राइट्स का नंबर जो है वो बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें एक्सोन वाले पोर्शन की, तो ध्यान रखना एक सेल बॉडी से कितने एक्सोन निकलते हैं, सिंगल एक्सोन। एक्सोन जो होता है वो कितना होता है, ये वाला पोर्शन है इसका एक्सोन, कितना एक्सोन निकलेगा, सिंगल एक्सोन, ठीक है। सेल बॉडी का वो पार्ट जो एक्सोन बनाता है, इस वाले पार्ट को एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या, हिलॉक। हाँ, एक्सॉन हाइलॉक। यस, हिलॉक, एक्सोन हिलॉक, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो है इसका एक्सोन हिलॉक। अब इसके बाद में ये जो एक्सोन है, इसके ऊपर क्या देख रहे हो, यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ ऐसे कवरिंग जैसी बनी, कवरिंग जैसी बनी हुई है। ये जो कवरिंग होती है यहाँ पर क्या होता है, ये एक तरीके से लेयर है माइलिन की बहुत सारी, यहाँ पर इस तरीके से शीट है। ये मैंने डायग्राम जो बनाया वो किसका है, वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर का है। क्या है ये ऊपर, ये है माइलिन शीट, ठीक है। तो सॉरी, MYE, सर इसका वर्क क्या होता है? माइलिन शीट जो है वो किसकी तरह है, ये माइलिन शीट जो है वो एक इंसुलेटर की तरह है। इंसुलेटर मतलब जैसे हमारे घरों में जो करंट फ्लो हो रहा है वायर में, तो उसके ऊपर एक रबर की जो कवरिंग होती है, उसको कंपेयर कर सकते हो माइलिन शीट से। तो ये एक कवरिंग है, यानी इस वाले पार्ट में क्या बनाएगी ये, इसको इसको हाँ, इसको इम्परमेबल बना देगी कंडक्शन वगैरह के लिए, यानी यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो सिर्फ कहां पर होगा, जहां पर माइलिन शीट एब्सेंट होगी, उन पार्ट से होगा। और ये जो पॉइंट्स है जहां पर ये गैप दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर। रेनवियर, यस, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, ये माइलिन नोड ऑफ रेनवियर। सर ये गेप्स मतलब गेप्स होते हैं तभी तो इलेक्ट्रिक जो फ्लो है वो बहुत तेजी से होता है ना नर्व्स में। यस, और ये जो माइलिन शीट की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट होने के लिए ये जगह मिल रही है, कौन सी जगह, नोड ऑफ रेनवियर। तो ये क्या करेगा, करंट बहुत जल्दी जल्दी जंप करके भागेगा। तो इसीलिए इस कंडक्शन को हम साल्टेटरी कंडक्शन या जंपिंग एंड डांसिंग टाइप ऑफ कंडक्शन बोल देते हैं, और वो बहुत ही फास्ट होता है। यदि ये माइलिन शीट पूरी एब्सेंट होती तो क्या होता, करंट को हर एक पॉइंट पे आगे आगे बढ़ना पड़ता, रेगुलर जाता ही है, लेकिन इम्पल्स जो है। लेकिन यदि माइलिन शीट नहीं है तो क्या होगा, वो क्विकली जंप करके आगे जाएगा, स्पीड ज्यादा होगी, उसे हम क्या बोल देते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोल देते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो पोर्शन तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर क्या है, ये सेल्स है। एक सेल है जो इसे कवर भी कर रहा है और माइलिन शीट को सिक्रीट करने का भी काम करता है। इसके ऊपर इस सेल की कवरिंग है, क्या बोलते हैं इन सेल्स को, स्वान सेल। स्वान सेल्स। ये स्वान सेल्स हैं जो क्या करते हैं, जो न्यूरीलेमा या न्यूरीलेमा बनाते हैं। न्यूरीलेमा पूछे कि न्यूरीलेमा क्या होता है, तो भाई यही स्वान सेल की कवरिंग जो होगी वही क्या बना देगा, न्यूरीलेमा बना देगा। तो इस तरीके से वो प्रेजेंट होगा। और स्वान सेल जो है इनका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस भी बनाता हूँ, रुको। ये तो मैंने रेड कलर से बना दिया स्वान सेल। इसी स्वान सेल ने क्या किया हुआ है, माइलिन शीट का फॉर्मेशन किया हुआ है, और ये इस स्वान सेल के अंदर न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस बनाती है, न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल, ठीक है। तो स्वान सेल जो है वो क्या करता है, वो सिक्रीट करता है माइलिन शीट, ठीक है। स्वान सेल तो सारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होंगे, चाहे माइलिनेटेड हो चाहे नॉन माइलिनेटेड हो, बट माइलिनेटेड में ये माइलिन शीट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि फैटी एसिड लाइक सब्सटेंस होते हैं, लिपिड लाइक सब्सटेंस होते हैं, इंसुलेटिंग लेयर का काम करते हैं, ठीक है। सेल्स को हमने क्या बोल दिया, सेल्स को बोल दिया स्वान सेल्स, ठीक है, स्वान सेल्स। और यही क्या बना देते हैं, यही जो कवरिंग बन रही है ओवरऑल, इसे हम बोल देते हैं न्यूरीलेमा, ठीक है, न्यूरीलेमा बोल देंगे। अच्छा, न्यूरीलेमा और एक्सोलेमा में डिफरेंस है कि नहीं,
भाई ये जो स्वान सेल है इसी ने क्या बना दिया, इसी ने बना दिया न्यूरी लेमा। न्यूरी लेमा, ठीक है। एक मिनट, अब देखो इसने तो बना दिया न्यूरी लेमा, और यदि हम एक्सोन को देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये एक्सोन है सपोज हमारा, और इसके अंदर ये फ्लूइड है। तो एक्सोन की मेम्ब्रेन जो होगी उसको बोल देंगे एक्सोलेमा। क्या बोल दोगे, एक्सोलेमा। और इसके अंदर जो फ्लूइड है उसे बोल देंगे हम एक्सोप्लाज्म। क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म। और इस एक्सोलेमा के ऊपर क्या है, इसके ऊपर है वो कवरिंग जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, शीथ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माइलिन शीथ। ये सब क्या है, ये सब है माइलिन शीथ जो इसके ऊपर है। ठीक है, और ये माइलिन शीथ बनाने वाली सेल जो है वो इसके भी ऊपर है। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में एक्सोन जो है वो कैसा दिख रहा है, जो इस डायग्राम के अंदर हम ग्रॉसली देख पा रहे थे। यहाँ पर मैंने तुमको बता दिया कि एक्सोन जो है उसके अंदर जो फ्लूइड होगा, जो उसका साइटोप्लाज्म होगा वो होगा एक्सोप्लाज्म। उसकी मेम्ब्रेन जो होगी उसको बोलेंगे एक्सोलेमा। यदि इसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो वो हमें दिखेगा, और ऊपर जो सेल्स हैं वो सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, ये सेल जिसने माइलिन शीथ बनाया है ये है स्वान सेल। क्लियर हो गई ये बात, एक्सोन वाला पोर्शन क्लियर हो गया सब बच्चों को। तो फिर आ जाओ अब टिप वाले। अच्छा, एक्सोन का नंबर 1 होता है सिर्फ डेंड्राइट इंपल्स को किस डायरेक्शन में लेके आ रहा है, बाहर से सेल बॉडी की तरफ, यानी सेंट्रीपीटल। और ये क्या करेगा, ये इंपल्स को लेके जाएगा किधर, सेल बॉडी से दूर, इस डायरेक्शन में इंपल्स जा रहा है। सेंट्रीपीटल की सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ से एक्सोन से सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में इंपल्स का कंडक्शन होता है। टिप की तरफ जाकर के हम देखते हैं कि ये ब्रांचिंग्स बना लेते हैं। एक्सोन जो है वो ब्रांचिंग्स बना लेते हैं। इन ब्रांचिंग्स को हम क्या बोलेंगे, इनको बोल देंगे हम टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया। और टीलोडेंड्रिया के टिप पे क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है टिप के ऊपर हम देख रहे हैं कि क्या बन गया है, कुछ फूली हुई सी संरचना बन गई है। क्या बोलते हो इस संरचना को, साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब या टर्मिनल नोब, इसको बोल दिया हमने साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब, ये साइनेप्टिक नोब जो है इसके अंदर होते हैं बहुत सारे साइनेप्टिक वेसिकल्स। इसके अंदर होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स जिनके अंदर भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और यही साइनेप्टिक नोब जो है वो क्या करेगा, दूसरे न्यूरॉन से या मसल के साथ में कनेक्शन बनाएगा। ठीक है, यानी सिनेप्स का फॉर्मेशन करेगा। अब यदि दूसरी नर्व यहाँ पर होती तो क्या होता, वो दूसरी नर्व जो है वो यहाँ पर कनेक्शन बना देती इसके साथ में, कुछ इस तरीके से। क्या है ये, एक्सोन है कि डेंड्राइट है, दूसरी नर्व का डेंड्राइट। डेंड्राइट है। तो यहाँ पर सिनेप्स बनता है, ये दूसरी नर्व का मान लो डेंड्राइट है। तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन बनेगा इन दोनों के बीच में, इस कनेक्शन को ही हम क्या बोल देते हैं, इसको ही हम बोल देते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस। मुझे लगता है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर जो है तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, हर एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या, क्लियर है सबको? यस सर। चलो, यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कितने टाइप के होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो इनहिबिटरी हो सकता है या एक्साइटेटरी हो सकता है। यानी ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ पर 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो एक्साइटरी और या फिर इनहिबिटरी। जो जो क्या करे, जो स्टिमुलेट करे इम्पल्स को जनरेट होने को, उसे बोलेंगे हम स्टिमुलेटरी। यानी यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें बता रहा हूँ कि न्यूरो हार्मोन जो है
कहाँ पर प्रेजेंट है न्यूरो हार्मोन, नहीं सॉरी, न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ पर प्रेजेंट है? साइनेप्टिक नोड। साइनेप्सिस के अंदर, साइनेप्सिस जो बन रहा है यहाँ पर टर्मिनल नोब के अंदर जो सिनेप्टिक वेसिकल है वहां पर है न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो स्टिमुलेटरी और दूसरा इनहिबिटरी। कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखना। स्टिमुलेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसमें कौन आते हैं? उसमें आते हैं एसिटाइल कोलिन, ACH हम शॉर्ट में लिख देंगे, एसिटाइल कोलिन, और दूसरा एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है। और इनहिबिटरी के कुछ एग्जांपल बता सकते हो क्या? गाबा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। उसके अलावा डोपामीन और सेरोटोनिन, ये क्या है? ये न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है। तो ये कहां पर थे? यहाँ पर जब इंपल्स यहाँ तक पहुंचते हैं रिलीज होते हैं और नेक्स्ट न्यूरॉन जो है उसको इंपल्स इंफॉर्मेशन देते हैं। कैसे देते हैं, क्या करते हैं, वो तो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन हो सकते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, मल्टीपोलर, नॉन पोलर, ऐसे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। नॉन पोलर न्यूरॉन क्या होता है? नॉन पोलर न्यूरॉन ये है कुछ इस टाइप का, जिसके पास ना तो एक्सॉन है ना डेंड्रॉन है, या फिर प्रोजेक्शन तो हो ही सकते हैं, प्रोजेक्शन है लेकिन वो प्रोजेक्शन एक्सॉन या डेंड्रॉन में डिवाइडेड नहीं है। तो उस टाइप का जो न्यूरॉन होगा, ये जो न्यूरॉन है ये क्या है? ये है नॉन पोलर न्यूरॉन। नॉन पोलर न्यूरॉन किसमें प्रेजेंट होता है, कोई बता सकता है क्या? अभी हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही, हाइड्रा के अंदर। वेरी गुड। यदि हम बात करें यूनिपोलर न्यूरॉन की, तो यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होगा? सिर्फ एक ही प्रोजेक्शन होगा, सिर्फ एक ही प्रोजेक्शन होगा। क्या है वो? इसका एक्सॉन है। ठीक है। और इसके थ्रू क्या करेगा वो? जो इंपल्स होते हैं उस इंपल्स को कंडक्ट करेगा। यूनिपोलर न्यूरॉन जो है सिंगल प्रोसेस, एक्सॉन है, वन एक्सॉन प्रेजेंट। ठीक है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कोई एग्जांपल बता सकते हो क्या? एम्ब्रियोनिक स्टेज। यस, वेरी गुड, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये होता है। बाइपोलर न्यूरॉन, दो प्रोजेक्शन है, एक क्या होगा? एक डेंड्राइट्स होगा और एक एक्सॉन होगा, वन एक्सॉन वन डेंड्रॉन। सही है कि नहीं? यस सर। है ना, वन एक्सॉन वन डेंड्रॉन। ठीक है। अब यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर ये है ना, रिसेप्टर ये है, तो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है तुम्हें ये क्या है? ये डेंड्रॉन होगा, है ना, और ये वाला एक्सॉन होगा। क्या मेरे को सही लग रहा है क्या? क्योंकि सेंसरी रिसेप्टर से लेकर के आएगा और ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो ऐसा बाइपोलर न्यूरॉन कहां पर होता है? एग्जांपल पता है क्या? रेटिना 5। रेटिना 5, वेरी गुड। स्यूडो ईयर की यूनिपोलर में कॉर्टी में एक भी ही होता प्रोजेक्शन निकलता है, एक ही प्रोजेक्शन निकलता है, लेकिन कई बार हमें ऐसा फील होता है कि ये एक्सॉन और डेंड्राइट में डिवाइड हो गया, लेकिन एक ही प्रोजेक्शन है ना। तो वही क्या कर रहा है? वही डेंड्रोन का भी काम कर रहा है, एक्सॉन का भी काम कर रहा है, उसे बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर का कोई एग्जांपल बता सकते हो क्या? इसका एग्जांपल ध्यान रखना, डॉर्सल रूट गैंग्लिया और स्पाइनल कॉर्ड। डॉर्सल रूट गैंग्लिया इन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। और मल्टीपोलर न्यूरॉन, तो मोस्ट ऑफ न्यूरॉन हमारे अंदर हैं, वो कैसे हैं? मल्टीपोलर। मोस्ट ऑफ न्यूरॉन इन CNS क्या है? मल्टीपोलर, और एंड PNS ऑल्सो। ज्यादातर कैसे मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं हमारे अंदर। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन की बात होगी। इतना क्लियर हो गया सबको?
अब हम Yes. पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत समझने वाला टॉपिक है ये, ध्यान से पढ़ोगे तो ही क्लियर होगा। देखो, हमको पता है कि न्यूरॉन के पास स्पेशल प्रॉपर्टी है, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, ये सब स्पेशल प्रॉपर्टी है। यानी यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर नर्व इम्पल्स आएगा, यहाँ पर एक्साइटेशन होगा, यानी क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल का फॉर्मेशन होगा। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब है यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल का प्रोपेगेशन होना है, एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वो अब हम समझेंगे। देखो देखो क्या होता है कि ये एक न्यूरॉन मैंने बनाया, जिसके अंदर ये जो रेड कलर का पार्ट मैंने बनाया, ये क्या है, यदि एक्सॉन है ये तो सेल मेम्ब्रेन है, एक्सॉन मान के चलते हैं, तो ये है एक्सोलेमा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसे क्या बोलना पसंद करोगे, एक्सोप्लाज्मा। एक्सोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर है एक्सोप्लाज्म। ठीक है, बस सही से लिखता हूं, इसके अंदर जो फ्लूइड है यहाँ पर वो है एक्सोप्लाज्म, और बाहर जो होगा, यहाँ पर जो होगा, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ECF है। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जो न्यूरॉन है उसके ऊपर जो रेस्टिंग, ये रेस्टिंग कंडीशन है। अभी हम कौन सी कंडीशन देख रहे हैं, रेस्टिंग कंडीशन में न्यूरॉन है, रेस्टिंग कंडीशन। तब क्या होता है, अभी हम सिर्फ रेस्टिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, यहां पर रेस्टिंग कंडीशन में जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज होता है, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव। सही बोल रहा हूं क्या, ठीक Yes, है, sir. और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। सही बोल रहा हूं क्या। अब यहां पर नॉर्मल कंडीशन में जब ऐसा है तो इसके पीछे रीजन क्या है, आयंस वगैरह जो है उनका क्या कॉन्सेंट्रेशन है, प्लस क्या परमेबिलिटी है, उन सब फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो नॉर्मली हम देखते हैं जो ECF है, एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड है, वहां पर सोडियम आयन काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, यदि हम ECF की यदि हम एक्सोप्लाज्म की बात करें तो एक्सोप्लाज्म में क्या ज्यादा होता है, K+ बहुत ज्यादा होता है नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह जो हैं या अदर कंपाउंड्स हैं, उसकी वजह से एनायंस वगैरह ज्यादा होते हैं। यदि हम बाहर की साइड में बात करें तो क्लोराइड आयंस वगैरह ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन है। ओवरऑल यदि हम देखें तो अंदर नेगेटिव एनायंस के ज्यादा होने की वजह से अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, यानी मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोटेंशियल है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोटेंशियल है वो मैं एक्सेस में बना रहा हूं, और टाइम के साथ में जब स्टिमुलस आता है तो क्या होता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या दिख गया तुमको, तुमको दिखा कि हम देखो, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं ना तो डूब के पढ़ते हैं। डूब के पढ़ रहे हो क्या, नर्वस कंडक्शन पढ़ रहे हो तो कहाँ पर डूब के पढ़ोगे, न्यूरॉन में डूब के पढ़ोगे, है कि नहीं। यहाँ पर बैठे हो तुम लोग, अंदर अंदर बैठे हुए हो, तो तुम्हें पोटेंशियल दिख रहा है, वो पोटेंशियल क्या है अभी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या दिख रहा है तुम्हें, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव होगा। तो -75 मिली वोल्ट है, -75 मिली वोल्ट जो है वो तुम्हें दिख रहा है। अब तुमने पूछा कि सर आखिर ऐसा क्यों, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। तो मेम्ब्रेन के ऊपर ना बहुत सारे चैनल्स होते हैं या पंप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, देखो, सोडियम के लिए यदि मैं बात करूं Na+ के लिए, तो मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगा, मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, और क्या होगा, और होगा लिगेंड गेटेड
सोडियम चैनल, ये होगा। और क्या होगा मेम्ब्रेन के ऊपर? सोडियम लीकी चैनल, लीकी चैनल होंगे, डिफरेंट टाइप के चैनल से यहाँ। ऐसे ही पोटेशियम के लिए क्या क्या होगा मेम्ब्रेन के ऊपर? बिल्कुल ऐसे ही, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। लिगेंड गेटेड तो सोडियम ही होते हैं मेनली, पोटेशियम नहीं होते। और पोटेशियम लीकी चैनल, लीकी चैनल नाम से पता पड़ रहा है क्या क्या कर रहा होगा? लीक कर रहा होगा। लीक कर रहा होगा मतलब यहां से पोटेशियम बह रहा होगा, ठीक है। और होता है इसके ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। ये सब कुछ जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। अब ध्यान देना, यहां पर मेम्ब्रेन पे ये जो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल है, ये नॉर्मली कहां पर मिलेंगे तुम्हें? ये नॉर्मली तुम्हें मिलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के, यानी जब सिनेप्सिस से एसिटाइलकोलिन वगैरह सिनेप्टिक गटर में आ रहा है या जब क्लेफ्ट में जा रहा है, तो वहां पर जो लिगेंड गेटेड चैनल है उनसे वो एसिटाइलकोलिन वगैरह जुड़ते हैं और एक्साइटेशन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर लिगेंड गेटेड चैनल यदि हमने एक्सोलेमा बनाया है तो यहाँ पर ये नहीं होगा या बहुत कम होगा। और ऐसे ही सोडियम लीकी चैनल भी बहुत कम होंगे। ये लीकी चैनल जो है ना वो हमेशा खुले रहते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल कब खुलेंगे? जब वोल्टेज बढ़ेगा यानी पोटेंशियल बढ़ेगा तब खुलेंगे। लिगेंड गेटेड जब कोई कंपाउंड आके जुड़ेगा तब खुलेंगे। लीकी चैनल हमेशा खुले रहेंगे। और ये पोटेशियम चैनल की यदि हम बात करें तो मेम्ब्रेन के ऊपर पोटेशियम चैनल भर भर के है, ये बहुत सारे। ये क्या है? मैनी। यहाँ मेम्ब्रेन के ऊपर पोटेशियम चैनल बहुत सारे हैं। सो लीकी वाले, लीकी वाले वोल्टेज गेटेड भी है, लीकी भी। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? देखो, नॉर्मल कंडीशन में जब वो वोल्टेज नहीं आया, यहाँ पर कुछ नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन है, तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल भी बंद होगा और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल भी बंद होगा। लेकिन खुले हुए होंगे क्या? सोडियम लीकी चैनल एंड पोटेशियम लीकी चैनल। सोडियम लीकी चैनल तो बहुत ही कम होते हैं, वेरी फ्यू। तो बताओ, रेस्टिंग कंडीशन में इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी किसके लिए ज्यादा होगी? पोटेशियम के लिए कि सोडियम के लिए? पोटेशियम। क्या सब बच्चों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि इस कंडीशन में क्यों पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी ज्यादा है? क्योंकि वोल्टेज गेटेड चैनल्स तो बंद है अभी। ये तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या है? बंद है। सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या है? ये तो क्लोज है। क्लोज है तो अभी इनका फ्लो तो इनसे तो हो नहीं रहा। फिर किसका फ्लो हो रहा है? जो ज्यादा लीकी चैनल है उसका, यानी मेनली पोटेशियम का फ्लो चल रहा है यहाँ पर। इसका मतलब तुम्हें ये पता पड़ गया कि अभी रेस्टिंग कंडीशन में क्या हो रहा है? रेस्टिंग कंडीशन में पोटेशियम भाग जा रहा है किधर? एक्सोप्लाज्म से ईसीएफ की तरफ। इधर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इधर क्या है? इधर एक्सोप्लाज्म है। तो पोटेशियम जो है भाग जा रहा है। सिंपल डिफ्यूजन की फैसिलिटेटेड की एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पोटेशियम का सिंपल डिवीजन हुआ कि फैसिलिटेट की एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेट। फैसिलिटेट क्यों? क्योंकि इसको बाहर जाने के लिए चाहिए क्या? इसको बाहर जाने के लिए चाहिए लीकी चैनल। ये है पोटेशियम लीकी चैनल। पोटेशियम लीकी चैनल ओपन था इसीलिए ये बाहर चला गया। यदि हम दूसरे चैनल्स की बात करें, जैसे वोल्टेज गेटेड चैनल की बात करें यदि, तो यहाँ पर सोडियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये मान लो वोल्टेज गेटेड चैनल है सोडियम के लिए, तो ये क्या है? ये अभी क्लोज कंडीशन में है, बंद है। क्या बनाया ये हमने? ये बनाया हमने वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, बंद है अभी। ऐसे ही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो है वो भी अभी बंद है। पोटेशियम चैनल जो वोल्टेज गेटेड वाला है वो भी अभी
बंद है। लीकी चैनल ओपन है, उससे पोटेशियम का ज्यादा फ्लो हो जाएगा, इसलिए पोटेशियम बाहर जा रहा है। एक बात तुमको समझ आ गई कि क्यों रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम पे बाहर प्लस होगा। देखो अंदर हमने पहले बोला है ना, पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर में पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है, इजिली डिफ्यूज हो सकता है, बस उसे चैनल मिल जाए। तो एक तो रीजन ये, दूसरा क्या, मेम्ब्रेन के ऊपर इस टाइम पे सोडियम पोटेशियम पंप भी ओपन रहते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप तो हमेशा ही काम करते रहते, तुम ये मान के चलो। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मान लो सोडियम पोटेशियम पंप है कुछ इस तरीके से, मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप है, और ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो किस तरीके से काम करता है, ये 3 सोडियम को, अच्छा पंप है। देखो कई बार बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप पे तो सोडियम बाहर जाएगा कि पोटेशियम बाहर जाएगा। बताओ तो, सोडियम पोटेशियम पंप पे सोडियम बाहर जाएगा कि पोटेशियम बाहर जाएगा? पोटेशियम बाहर जाएगा कैसे पता पड़ रहा है? और सोडियम अंदर आएगा। कैसे पता पड़ रहा है? सर उनकी सांद्रता से पता चल रहा है। हाँ बिल्कुल, सांद्रता से पता पड़ेगा, बिल्कुल सही। कैसे सांद्रता से पता पड़ेगा? कि पंप जो है वो सांद्रता प्रवणता के विपरीत चीजों को ट्रांसफर करते हैं। तो सोडियम की सांद्रता ज्यादा किधर है? सोडियम की सांद्रता किधर जाता है? बाहर जाता है। तो ये क्या करेगा, ये सोडियम को बाहर ट्रांसफर करेगा। ये 3 सोडियम को क्या करता है, बाहर की तरफ ट्रांसफर करता है, और 2 पोटेशियम को ये अंदर की तरफ ट्रांसफर करता है। 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ, जिसकी सांद्रता जहां पे ज्यादा है। समझ पा रहे हो सब बच्चे? पोटेशियम की सांद्रता अंदर ज्यादा है तो ये पोटेशियम को एक्सोप्लाज्म में ट्रांसफर करेगा। सोडियम की सांद्रता बाहर ज्यादा है तो कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, ईसीएफ में ट्रांसफर कर देगा। इस प्रोसेस में क्या ये एनर्जी कंज्यूम करेगा? क्या पंप है ना, एटीपी कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके से तुम क्या देख रहे हो कि सोडियम और पोटेशियम जो है उसका भी ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है। अगेन चार्ज के पॉइंट रूप, चार्ज के रूप में देखो, चार्ज के रूप में देखो। तो क्या फिर से 3 पोटेशियम बाहर निकले, बाहर प्लस चार्ज ज्यादा है, 2 पोटेशियम अंदर आए, अंदर पोटेशियम 2 ही आए, अंदर प्लस कम बाहर प्लस ज्यादा। क्या रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन पे बाहर की तरफ प्लस चार्ज, अंदर की तरफ माइनस चार्ज। समझ में आ गया? सब बच्चों को समझ में आ गया ना? यस सर। रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन में क्यों चार्ज बाहर पॉजिटिव अंदर, या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है -75 मिलीवोल्ट होने का रीजन तुम्हें पता पड़ गया। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन के ऊपर ये डिफरेंट टाइप के क्या है, चैनल्स हैं और पंप हैं। रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम पोटेशियम वोल्टेज चैनल क्लोज हैं, और लीकी चैनल में भी मेनली पोटेशियम लीकी चैनल होने की वजह से ज्यादा पोटेशियम बाहर निकलेगा। यानी हम बोलेंगे कि इन रेस्टिंग कंडीशन एक्सोप्लाज्म इज मोर परमेबल फॉर सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल है, सोडियम के लिए कम परमिएबल है। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन पे पोटेशियम चैनल ज्यादा होते हैं, लीकी चैनल ज्यादा होते हैं, ठीक है, जिनसे डिफ्यूजन होता रहता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और साथ में सोडियम पोटेशियम पंप, ये जो था वो क्या था, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिवली वर्क करता है, जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है RMP, यानी यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो गया। कितना? -75 मिलीवोल्ट कह रहा हूं। मुझे लग रहा है ये पिक्चर सब बच्चों को क्लियर हो गई कि रेस्टिंग कंडीशन में क्या है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या होगा जब इंपल्स आएगा, यानी नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या होगा जब डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन, जब इंपल्स आता है न्यूरॉन के ऊपर, तब ये क्या करता है, पहले जैसे क्या हुआ, हमारे को किसी ने टच किया हल्का सा, मान लो इतना धीरे से मैंने तुम्हें छुआ कि तुम्हें पता ही नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टिमुलस सफिशिएंट नहीं था किसके लिए, कि ज्यादा से ज्यादा सोडियम चैनल को ओपन करवा पाए और प्रोसेस ऑफ डीपोलराइजेशन का। तो इतना सफिशिएंट स्ट्रेंथ होना चाहिए। क्या कितना सफिशिएंट, जैसे अभी मैं डायग्राम को, इस वाले डायग्राम को दिख रहा हूँ, देखो -75 मिलीवोल्ट पे रेस्टिंग कंडीशन में। अब जब स्टिमुलस आया, तो स्टिमुलस आता है तो क्या होता है, तो मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर कुछ मैकेनिकल सेंसिटिव सोडियम चैनल भी होते हैं,
थोड़ा सा हाई लेवल में तुमको पढ़ा रहा हूँ कि मैकेनिकल सेंसिटिव सोडियम चैनल होते हैं, वो सोडियम चैनल ओपन होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम बाहर निकलता है, बाहर की तरफ प्लस चार्ज आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अंदर माइनस कम होने लग जाएगा, सॉरी सोडियम जो है बाहर नहीं, सॉरी सोडियम जो है वो अंदर आने लग जाएगा, क्योंकि बाहर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो अंदर की तरफ जो है वो माइनस कम होने लग जाएगा। यदि वो -55 मिली वोल्ट तक पहुंच गया तब क्या करेगा, यानी -55 मिली वोल्ट तक पहुंचाने का काम जो है वो मैकेनिकल सेंसिटिव सोडियम चैनल ने किया, लेकिन जैसे ही यहाँ तक पहुंच गया वैसे ही ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा जो प्लस हुआ स्टिमुलेट कर देगा अपने पास वाले सारे सोडियम चैनल को कि भाई जल्दी जल्दी खुल जाओ। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होने लग जाएंगे और पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से पॉजिटिव होने लग जाएगा। -55 था, बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, बढ़ते बढ़ते 0 मिली वोल्ट पे पहुंच गया, फिर और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, कहाँ तक पहुंच गया, ये पहुंच गया हमारा लगभग 30 मिली वोल्ट तक, +30 या 35 मिली वोल्ट तक ऐसे पहुंच गया। जब ये इतने मिली वोल्ट पे पहुंच जाता है तो पीक जब आ जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, तब ये पोटेशियम चैनल को ओपन कर देगा और सोडियम चैनल को क्लोज करवा देगा, तो पोटेंशियल जो है वो नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ग्राफ जो है वो कैसा आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है। यानी यहाँ पर डीपोलराइजेशन, ये वाला प्रोसेस जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन के टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पर जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल थे वो क्या हो गए, वो ओपन हो गए। क्या है ये, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो गए। ठीक है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते ही क्या हो जाएगा, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन किधर ज्यादा था, इधर एक्सोप्लाज्म ईसीएफ के अंदर, सॉरी एक्सोप्लाज्म नहीं ईसीएफ के अंदर, और एक्सोप्लाज्म में तो कम था, एक्सोप्लाज्म में तो सोडियम कम था। जैसे ही चैनल ओपन होगा क्या सोडियम जो है वो क्विकली फ्लो करके अंदर आने लग जाएगा क्या, यस। समझ गए कि स्टिमुलस आया और स्टिमुलस के आते ही क्या हुआ, उसने मैकेनिकल सेंसिटिव सोडियम चैनल को ओपन करवाया, जिसकी वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गए। जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम का इनफ्लक्स हुआ एक्सोप्लाज्म में, ये आता जाएगा अंदर, माइनस कम होता जाएगा और अंदर की तरफ क्या होने लग जाएगा, चार्ज जो है वो प्लस होने लग जाएगा, बाहर की तरफ माइनस होने लग जाएगा। क्या ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देख पा रहे हो सब बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई सबको। यस सर। और इसी यही जो यहाँ पर जो चीज चल रही है उसी को हमने ग्राफ में शो किया था। अभी जो ग्राफ मैंने तुमको दिखाया है कि देखो यहाँ पर क्या हुआ, डीपोलराइजेशन के अंदर सोडियम चैनल जो है वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो क्या हो गए, ओपन हो गए हैं, और इसकी वजह से सोडियम का एक्सोप्लाज्म में इनफ्लक्स हुआ है, और इनफ्लक्स होने की वजह से क्या हुआ, सोडियम अंदर आता गया, अंदर की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज होते गया। इसका मतलब जो पोटेंशियल था, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो माइनस से प्लस की तरफ चला गया, और कहां पर पहुंच गया, और ये पहुंच गया किसके ऊपर, एक्शन पोटेंशियल के ऊपर। क्या जनरेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल कितना होता है न्यूरॉन के केस में, लगभग +35 मिली वोल्ट के आसपास होता है। तो इस तरीके से ये जनरेट हो गया। अब क्या होगा, जब एक्शन पोटेंशियल हो गया यहाँ पर, तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आ जाता है यहाँ पर, ये जो चार्ज यहाँ पर सोडियम अंदर आया है, ये सोडियम स्टिमुलेट करता है किसको, दूसरे सोडियम चैनल को जो इनके आसपास में है, उन सोडियम चैनल को ये एक्टिवेट कर देता है। यानी क्या हो जाएगा, अब पहले ये जो बंद था उसको इसने क्या किया, उसको इसने एक्टिवेट किया या स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेटेड फॉर ओपनिंग। सोडियम चैनल जो है वो क्या होने लग जाएंगे, क्या है ये है सोडियम चैनल। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यदि किसी क्वेश्चन में सीधे सोडियम चैनल बोल रहा हो, बोल नहीं रहा हो लीकी है, लिगेंड गेटेड है, क्या है क्या नहीं है, तुमको तो क्या मानना है, तुमको उसे वोल्टेज गेटेड ही मान के आंसर करना है। ठीक है, अब ये सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो गया। अब क्या होता है, जब एक्शन पोटेंशियल पे ये पहुंच जाएगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर सोडियम चैनल जो है उसे तो क्लोज करवा देगा, और यहाँ पर जो पोटेशियम चैनल थे जो बंद थे, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, यहाँ पर पोटेशियम चैनल भी है,
लेकिन ये पोटेशियम चैनल जो है वो अभी बंद है, ये अभी क्लोज है, ये भी क्लोज है। क्या है ये? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। एक्शन पोटेंशियल आते ही क्या हुआ, पास वाले सोडियम चैनल को ओपन करवा दिया, और जहां पर ये प्लस चार्ज आया था अंदर, वहां पर क्या हो जाएगा, पोटेशियम चैनल को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। यानी अब क्या हुआ, जैसे अब हम देखेंगे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ये तुम्हें क्या दिखा रहा है, ये तुम्हें डीपोलराइजेशन को दिखा रहा है। अब मैं तुमको दिखा रहा हूँ क्या, कि इस पोजीशन में, इस पार्ट में रीपोलराइजेशन कैसे होता है। रीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन देखो नीचे वाला डायग्राम है रीपोलराइजेशन का। जब हमने क्या देखा, ये जो सोडियम चैनल था, ये सोडियम चैनल अब क्या हो जाएगा, ये हो गया क्लोज। अरे सोडियम चैनल तो बंद हो गया, सोडियम अंदर आके फंस गए हैं। अभी सोडियम चैनल जो है वो बंद हो चुका है, अब ये सोडियम को बाहर निकलने नहीं दे रहा है। और क्या हुआ, यानी ये क्लोज हो गया सोडियम के लिए। और पोटेशियम चैनल जो है वो क्या हो गया, ओपन हो गया। पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें पता है ऑलरेडी अंदर बहुत सारी थी। पोटेशियम जो है वो क्या तेजी से भागने लग जाएगा क्या बाहर। यस, पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा थी, इधर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन कम थी। पोटेशियम जो है वो बाहर भागने लगा तेजी से। यदि पोटेशियम बाहर जाएगा तो अब अंदर जो प्लस चार्ज था वो कम होने लग जाएगा, और अंदर ये अब नेगेटिव चार्ज होने लग जाएगा। क्या धीरे धीरे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल गिरने लगा, अंदर की तरफ वापस से नेगेटिव चार्ज आने लग गया, और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। यानी ये किस तरफ जा रहा है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जो डायग्राम अभी हम देख रहे थे, जो डायग्राम अभी हम देख रहे थे, उसके अंदर क्या देखा हमने, उसके अंदर देखा इस वाले पार्ट में सोडियम चैनल ओपन हुआ है, और इस वाले पार्ट में क्या ओपन हुआ है, पोटेशियम चैनल ओपन हो गया है। कुछ नहीं लिख रहा हूं तो इसका मतलब वो कौन से चैनल की बात कर रहा हूं, वोल्टेज गेटेड चैनल की बात। पोटेशियम चैनल ओपन हुआ, पोटेशियम बाहर निकला, पोटेंशियल जो है नेगेटिव की तरफ जाने लगा, और -75 से भी नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि इनर्शिया की वजह से कुछ ज्यादा ही पोटेशियम बाहर चला जाता है, तो यहाँ पर हाइपर रिपोलराइजेशन जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब चार्ज जो है अंदर नेगेटिव हो गया, तो ये वाला पार्ट हो गया रिपोलराइज। और यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम चैनल ओपन हो गया, यहाँ पर क्या प्रोसेस हो जाएगी, सोडियम चैनल ओपन हो गया तो यस, यहाँ पर हो गया डीपोलराइजेशन। सोडियम बाहर निकला, हाँ सॉरी, सोडियम अंदर आया, सोडियम यहाँ पर ज्यादा है, तो सोडियम जो है वो अंदर आ गया। सोडियम अंदर आते ही यहाँ पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो गया। तो ये वाला पार्ट रिपोलराइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, डीपोलराइजेशन। तो इस तरीके से क्या होगा, फिर आगे आगे ये इंपल्स जो है वो कंडक्ट होते जाएगा। तो एक्शन पोटेंशियल जो है उसका फ्लो हो रहा है, कैसे हो रहा है देखो, अंदर की तरफ इस तरीके से, बाहर की तरफ इस तरीके से, ऐसे फ्लो हो रहा है। ऐसे ही फिर आगे होगा, ऐसे ही फिर आगे होगा। एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लियर हो गई सबको बात की किस तरीके से इंपल्स का कंडक्शन होता है। जब यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन वाली कंडीशन आ गई, तो पोटेशियम की इनर्शिया ज्यादा थी, इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, हाइपर पोलराइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोडियम पोटेशियम का एक्सेस फ्लो हो जाता है, और सोडियम पोटेशियम पंप भी क्या कर रहे हैं, ये भी तो सेम ही काम कर रहे हैं कि अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा जाता है, फिर उसके बाद में ये कुछ और आयन कैल्शियम वगैरह की हेल्प से, कैल्शियम चैनल वगैरह की हेल्प से ये बैलेंस होते हैं, वापस से नॉर्मल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ग्राफ हमें बता रहा है कि कहाँ पर क्या कंडीशन चला। लेकिन जब ये पोटेशियम चैनल क्लोज होते हैं, उसके कुछ टाइम तक वो वापस से ओपन नहीं हो सकते, या इसके अंदर एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन दो गेट होते हैं, उनकी वापस से नॉर्मल कंडीशन आने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। यानी दो बैक टू बैक नर्वस इंपल्स यदि हम दे रहे हैं तो उनके बीच में एक स्लाइट गैप पीरियड होता है, टाइम होता है, जब सेल जो है वो स्टिमुलेट करेंगे यदि न्यूरॉन को, तो वो डिपोलराइज नहीं होगा, उसे हम बोल देते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो इस तरीके से कंडक्शन होता है नर्व इंपल्स का। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई क्या?
सारे Yes, sir. चैनल्स वगैरह की कंडीशन, पंप्स वगैरह ये सब पता पड़ गए? बोलो, Yes, sir. डाउट है क्या कहीं पे? नो सर, नो डाउट। नो सर। ठीक है, चलो तो फिर ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट है। यहाँ पर सर हाँ बच्चे बोलो। सर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसको बोलते हैं? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया ना -35। ये अच्छा। देखो एक्शन पोटेंशियल कितना है, सॉरी माइनस नहीं, +35। वो पोटेंशियल जब आने के बाद में क्या किया, एक्शन पोटेंशियल वो है जब जैसे ही यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आया +35 मिलीवोल्ट आया, इसने क्या किया, दो काम किए। नेक्स्ट वाले सोडियम चैनल को ओपन करवाया और पोटेशियम चैनल को, अपने पास में जो पोटेशियम चैनल था उस एरिया में उसको ओपन करवाया। ये दोनों काम करवाया कब, एक्शन पोटेंशियल के ऊपर, ताकि क्या हो जाए, इसका जैसे एक्शन पोटेंशियल आएगा इसका डिपोलराइजेशन और अगले का रिपोलराइजेशन हो जाएगा। और ये नर्वस कंडक्शन जो होता है वो ऑल और नन फिनोमिना जो है उसे फॉलो करता है। जैसे ही स्टिमुलस 55 पे पहुंचेगा ये क्या करेगा, -55 मिलीवोल्ट पे पहुंचेगा, वैसे ही क्या करेगा ये कंपल्सरीली करेगा कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी मतलब कंडक्शन। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, सिनेप्टिक कंडक्शन जो है वो कैसे होता है, इंपल्स जो है वो सिनेप्स पे कैसे ट्रांसमिट होते हैं। देखो तो सिनेप्स की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है, सिनेप्सिस की स्ट्रक्चर में ये जो फूला हुआ पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। पढ़ा था हमने कि यहाँ पर टर्मिनल पार्ट जो है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिनेप्टिक नोब जो है वो प्रेजेंट होते हैं, देखा था हमने अभी डायग्राम, ये है सिनेप्टिक नोब। और सिनेप्टिक नोब के अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जो पहले है ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। बाद वाली जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोल दोगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स वगैरह कहां पर होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ये देखो यानी ये जब सोडियम जब एसिटाइलकोलिन आके या न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ेगा तब ये काम करेगा। यहाँ पर तुम्हें दिख रहे हैं वेसिकल्स, छोटे छोटे से वेसिकल्स दिख रहे हैं, वेसिकल्स हैं, ठीक है। और इनके अंदर भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर, क्या हो सकता है, एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सब कुछ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, अब हमने देखा कि इम्पल्स जो है वो यहाँ तक पहुंचा। इम्पल्स कैसे पहुंच रहा है, यानी मान लो सपोज डिपोलराइज हो रहा है तो अंदर की तरफ कैसा चार्ज आ गया, प्लस वाला, बाहर की तरफ माइनस। इम्पल्स जो है वो आ रहा है, देखो दिख रहा है सब बच्चों को। अब जैसे ही इम्पल्स इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचता है, सिनेप्टिक नोब तक पहुंचता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम चैनल्स। क्या करते हैं, जैसे ही इम्पल्स जो है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंचता है, एक्शन पोटेंशियल प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंचता है, कैल्शियम चैनल होते हैं यहाँ पर वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम का हैवी इनफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम चैनल के थ्रू कैल्शियम जो है उसका इनफ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। कैल्शियम कहाँ पे आ जाएगा, सिनेप्टिक नोब के अंदर आएगा। सिनेप्टिक नोब के अंदर जब ये कैल्शियम आता है तो ये कैल्शियम क्या करता है, जाके बाइंड हो जाता है किससे, इन वेसिकल से, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं उनसे बाइंड हो जाता है। और ये सिनेप्टिक वेसिकल से बाइंड होने के बाद इस सिनेप्सिस को ले जाएगा कहां पर, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, और वहां पर क्या कर देगा, वहां पर उस मेम्ब्रेन से अटैच करवा के एक्सोसाइटोसिस जैसी प्रोसेस हो जाएगी और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज हो जाएंगे। देखो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, ये वाला पोर्शन दोनों के बीच में है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, अब ये जाकर के बाइंड करेगा किसके ऊपर, जो यहाँ पर लिगेंड गेटेड चैनल्स हैं उनके ऊपर। जब ये लिगेंड गेटेड चैनल के ऊपर जाके बाइंड करेगा तो ये इसको क्या करेगा, ओपन करवा देगा, सोडियम इनफ्लक्स हो जाएगा और यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो सिनेप्स होता है वहां पे कंडक्शन होता है किसका, इम्पल्स का। अब बच्चों यहाँ पर जो ये जो सिनेप्सिस होते हैं, ये जो मतलब न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन दो टाइप का हो सकता है। क्या तुम्हें पता है कौन कौन से दो टाइप के कनेक्शन पॉसिबल है यहाँ पर? यहाँ पर दो टाइप का कनेक्शन होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सिनेप्स
सिनेप्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और एक होता है केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। जो डायग्राम तुम देख रहे हो ये किसका है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का है कि केमिकल सिनेप्स का है? केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में दोनों मेम्ब्रेन जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, बीच में स्पेस नहीं होता है। जैसे मान लो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये प्री सिनेप्टिक है और ये पोस्ट सिनेप्टिक है, मान लो फ्यूज हो गई दोनों। ऐसे स्टिमुलस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सिनेप्स। यानी करंट जो है वो डायरेक्टली फ्लो होगा, बीच में केमिकल का रोल नहीं होगा, सीधे ही यहाँ पर स्टिमुलस जो आया था उसने क्या किया, इसको भी, इसके चैनल्स को भी ओपन करवा दिया। तो इस टाइप का जो सिनेप्स होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, हमारे अंदर बहुत कम होता है, मेम्ब्रेन डायरेक्टली फ्यूज होता है। यदि हम केमिकल सिनेप्स की बात करें तो केमिकल सिनेप्स जो है वो हमारे अंदर ज्यादा होते हैं, वहां पर सिनेप्टिक नोब और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होता है, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में गैप प्रेजेंट होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। यानी यहाँ पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो प्रेजेंट होगा और जो कंडक्शन होगा इम्पल्स का वो किसकी हेल्प से होगा, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से होगा। यानी यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं। कौन ज्यादा फास्ट, कौन ज्यादा स्लो? इलेक्ट्रिकल फास्ट, केमिकल स्लो। बट ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही कम है, ह्यूमन के अंदर बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो सिनेप्स के थ्रू इंपल्स जो है वो किस तरीके से ट्रांसफर होता है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन जो है वो हमने पढ़ लिया। तो न्यूरॉन वाला पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो गया। नर्वस सिस्टम जो है, सीएनएस जो है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चे, ओके बच्चे, इतना अच्छे से पढ़ना। एनसीईआरटी की बुक जरूर से पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना? चलो मिलते हैं।